भृगु बिंदु हमारे जीवन का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कुछ ऐसा है जो हमें वास्तव में करना ही है। यह एक ऐसी कार्रवाई है जो आपको इस वर्तमान जीवन में अवश्य करनी है या सेवा करनी है, दूसरी चीजों के अलावा। और इसलिए यह प्रारब्ध कर्म का एक हिस्सा है जो इस जीवन में हमें दिया गया है और आप इससे बच नहीं सकते। हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। और इसका सभी 12 घरों में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपके पहले घर में भृगु बिंदु है तो इसका क्या मतलब है? जो जीवन का वह क्षेत्र है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है और इसकी अभिव्यक्ति क्या है, और इसी तरह दूसरे घर, तीसरे घर और आगे के लिए। तो मैं यह करने जा रहा हूं कि मैं आपको हर घर के लिए 3 या 4 क्षेत्र दूंगा अगर उस घर में भृगु बिंदु है। और इसका क्या मतलब है? बहुत से लोग जो भृगु बिंदु की दिशा में काम नहीं करते, उन पर अतिरिक्त कर्म, अतिरिक्त प्रारब्ध कर्म जुड़ जाएगा जो संचित कर्म में जुड़ जाता है और आप बस उस बोझ को आगे ले जा रहे हैं और यह अच्छा नहीं है। हमें जो जीवन दिया गया है वह प्रारब्ध कर्म पर काम करने के लिए है, अच्छे कर्म जोड़ने, बुरे कर्म छोड़ने, कर्मिक ऋण जो हम ढो रहे हैं उसे छोड़ने के लिए। और इसलिए यह जरूरी है कि आप भृगु बिंदु को रिश्ते के नजरिए से भी समझें। पहला घर भृगु बिंदु के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। इसका मतलब है कि अब यह सिर्फ आपके जीवन का एक क्षेत्र नहीं है, यह आपके पूरे जीवन के बारे में है। और अगर आपका भृगु बिंदु पहले घर में स्थित हो जाता है तो आपके लिए यह समझना बहुत बहुत जरूरी है कि आप अपना पूरा जीवन कैसे जिएंगे। आपका पूरा जीवन सेवा के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित होना चाहिए। एक ऐसी चीज ढूंढना जिससे आप लगाव महसूस करते हैं, आपका दिल जुड़ा हुआ महसूस करता है, और उस दिशा में काम करना। उस क्षेत्र को यादृच्छिक रूप से न चुनकर बल्कि खुद से पूछकर कि आपका दिल वास्तव में कहाँ जुड़ा हुआ महसूस करता है। आपको सच्ची खुशी क्या देती है? क्या आपके दिल को आपको खुशी देती है? और उस दिशा में काम करना अपने भृगु बिंदु को पहचानने के बाद, तो यह आपके पूरे जीवन के सेवा के लिए समर्पित होने के बारे में है। हालांकि दूसरी बात यह भी है कि इसमें स्वयं के लिए एक कर्तव्य या जिम्मेदारी भी है। और भृगु बिंदु सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं है, यह तब भी है जब आपको स्वयं पर काम करने की जरूरत होती है। कभी कभी अगर आपने बहुत परेशानी भरा जीवन जिया है, आपने अपने विश्वास को साथ नहीं रखा है, आपने अपनी मान्यताओं को साथ नहीं रखा है, आपने अपने व्यवहार में नैतिक नहीं रहे हैं, आपने नैतिक मार्ग पर नहीं चले हैं, तो कभी कभी लग्न में भृगु बिंदु कहता है कि आपका पूरा जीवन सिर्फ सेवा के लिए ही नहीं बल्कि सेवा स्वयं के लिए भी होनी चाहिए, भौतिकवाद के लिए नहीं, बल्कि इसका बहुत कुछ पुराने कर्म, पुरानी आदत, पुराना बोझ जो आप ढो रहे हैं उसे छोड़ने के लिए है। तो जब आपके पहले घर में भृगु बिंदु है तो एक महत्वपूर्ण चीज है क्षमा करना सीखना और नैतिक आचरण का जीवन जीना, नैतिक रूप से सही होना, सिद्धांतवादी जीवन जीना लग्न के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब वही बात एक हद तक दूसरे घर से भी जुड़ी है। दूसरा घर क्या है? दूसरा घर भोजन, परिवार, पारिवारिक मूल्यों का घर है। आप जिस प्रारंभिक शिक्षा के साथ बड़े हुए वह क्या है? परिवार के वे कौन से सिद्धांत थे जिनके साथ आप बड़े हुए और एक वयस्क बने? फिर आपने अपने स्वयं के विश्वासों का विकास किया। यह भाषा का घर है और इसलिए अगर आपका भृगु बिंदु वहां स्थित है तो एक बहुत बहुत सामान्य स्तर पर यह गरीब लोगों को खिलाने के बारे में है, किसी को अपनी आजीविका कमाने में मदद करना और उसके माध्यम से खुद को और अपने परिवार को खिलाने में मदद करना। यह एक सिद्धांतवादी जीवन, मूल्यों का जीवन जीने के बारे में भी है, लेकिन एक विरासत भी छोड़ने के बारे में है ताकि लोग आपकी ओर देख सकें और आपके मार्ग का अनुसरण कर सकें। और यह इस बात के लिए और भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने तात्कालिक परिवार के सामने कैसे आते हैं, क्योंकि दूसरा घर परिवार के बारे में है।
तो नैतिक और नैतिक आचरण का जीवन जीना, सिद्धांतवादी जीवन जीना, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाना और आपका परिवार किसके लिए खड़ा है, आपका समुदाय किसके लिए खड़ा है, दूसरे घर में भृगु बिंदु के बारे में है। तो जो भी अच्छाई आपका परिवार प्रतिनिधित्व करता है उसे आगे बढ़ाना और उसमें कोई ऐसा व्यक्ति बनना जो सिद्धांतवादी हो, जो सुसंस्कृत हो और उसमें विश्वास करता हो और अपना कर्तव्य निभाता हो, गरीब लोगों को खिलाता हो। यही वह जगह है जहां भृगु बिंदु है। दूसरे घर और दूसरे घरों की कई अन्य अभिव्यक्तियां हैं, प्रत्येक पर एक और विस्तृत वीडियो बाद में आएगा। तीसरा घर किस बारे में है? तीसरा घर छोटी यात्राओं के बारे में है। यह विपणन के बारे में है। यह इस बारे में भी है कि आप अपना ब्रांड कैसे बनाते हैं। लेकिन तीसरा घर संचार के बारे में भी है। तो आपका तीसरे घर में भृगु बिंदु का मतलब है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अपने संचार पर काम करने की जरूरत है। आप दूसरों से कैसे संवाद करते हैं और दूसरों को संवाद करने में मदद करने के लिए भी। शायद उन लोगों की मदद करना जो अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते या हकलाते या तुतलाते हैं, या उन्हें अपने स्वर तंत्र में कोई समस्या है, या वे लोग जिनके पास संचार कौशल नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अधिक योगदान देने के लिए एक निश्चित भाषा सीखने की जरूरत है और वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। तो जितना सरल किसी के लिए अंग्रेजी बोलने की कक्षाएं स्थापित करना, या कोई भी देश जिसमें आप हैं जहां आपको लगता है कि अगर कोई इस भाषा को सीखता है, इस संचार को सीखता है, भाषा या संचार के माध्यम से इस विशेष संचार क्षमता को प्राप्त करता है, तो यह अच्छा है। यह किसी को कंप्यूटर सीखने में मदद करने, किसी को ईमेल लिखने में मदद करने जितना सरल हो सकता है। तो संचार तीसरे घर की पृष्ठभूमि है, दूसरों की मदद करना, चाहे वे चिकित्सकीय रूप से अयोग्य हों या शैक्षिक रूप से अयोग्य हों, या उनके पास संचार करने के लिए कौशल सेट न हो क्योंकि वे कंप्यूटर नहीं जानते। तो ध्यान संचार पर अधिक है। दूसरी बात विपणन और ब्रांडिंग के बारे में है, जिसका मतलब है, और तीसरा घर पड़ोस के बारे में भी है। तो पड़ोस में मदद करना, पड़ोस में सेवा करना, एक अच्छा नागरिक बनना, कोई ऐसा व्यक्ति बनना जो अगर आप अपने पूरे शहर, राज्य या देश की देखभाल नहीं कर सकते तो कम से कम अपने पड़ोस और बाजार के भीतर एक अच्छा नागरिक बनने में सक्षम हो जो दूसरों के लिए सहायक हो। तो अगर आप जानते हैं कि एक एनजीओ खुद का विपणन नहीं कर पा रहा है, अपना संचार बाहर नहीं रख पा रहा है, धन आकर्षित नहीं कर पा रहा है, मदद आकर्षित नहीं कर पा रहा है, स्वयंसेवकों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है, उनके लिए उन संचार गुणों को स्थापित करने में मदद करें, उन्हें कुछ सीखने में मदद करें या उनके लिए एक विपणन करें। आप जानते हैं, शायद उनके लिए एक छोटा सर्वेक्षण करें या एक YouTube वीडियो डालें या उनके लिए एक FB पोस्ट डालें। किसी तरह किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जो पहले से ही दूसरों की सेवा कर रहा है, उनका विपणन करने और खुद को ब्रांड बनाने में। चौथा घर भृगु बिंदु के लिए एक महत्वपूर्ण घर है, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह एक केंद्र घर है, बल्कि इसलिए भी कि मैंने यह भी एक वीडियो बनाया है कि कैसे चौथा घर मोक्ष का बहुत मजबूती से द्योतक है। सबसे पहले यह एक मोक्ष भाव है, लेकिन यह नवे घर का 8वां घर भी है और 12वां घर भी एक मजबूत मोक्ष भाव है। और इसलिए चौथे घर में भृगु बिंदु का मतलब है एक खुशी, और आपकी मानसिक शांति भी भृगु बिंदु से जुड़ी हुई है। और भृगु बिंदु की दिशा में सेवा करना आपके लिए उस घरेलू खुशी और आपकी मानसिक शांति को आकर्षित करने के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर आप उस दिशा में काम करते हैं जहां आपका चौथे घर में भृगु बिंदु है, तो एक बड़ी हद तक आप पाएंगे कि आप अधिक शांतिपूर्ण होंगे और आप अधिक खुश भी होंगे, और अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से यह मोक्ष की ओर एक और कदम बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। चौथा घर सिर्फ आपके तात्कालिक परिवार के बारे में नहीं है, वह घर जो आप शारीरिक रूप से शादी के बाद बनाते हैं। तो चौथा घर एक स्थापित घर है। दूसरा घर वह घर है जिसमें आप पैदा हुए हैं। तो चौथा घर आपके तात्कालिक जीवन साथी, आपके बच्चों के बारे में है,
अगर माता पिता आपके साथ रहते हैं, तो अगर भाई बहन आपके साथ रहते हैं, तो वे भी। तो वह घर जो आप अपने द्वारा बनाते हैं, चौथे घर द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो आपकी चौथे घर की सेवा का मतलब सिर्फ उनकी सेवा करना नहीं है, एक हिस्सा निश्चित रूप से उनकी सेवा करना है। लेकिन यह भी हो सकता है कि आप उनमें से एक रिश्ते के प्रति एक मजबूत कर्मिक ऋण ढो रहे हैं, और आपको यह समझने की जरूरत है। यह समझने का एक आसान तरीका है कि क्या आपका भृगु बिंदु इनमें से किसी की सेवा से संबंधित है। यह देखना है कि क्या इनमें से कोई रिश्ता है जहां आप नियमित रूप से चुनौतियां पा रहे हैं। तो अगर आपके जीवन भर एक संबंध लगातार आपको परेशान कर रहा है, अगर यह माँ के साथ का रिश्ता है, या जीवन साथी के साथ का रिश्ता है, या भाई बहन के साथ का रिश्ता, तो आपका भृगु बिंदु उन कर्मिक ऋणों से जुड़ा हो सकता है जो आप ढो रहे हैं, चौथे घर की अभिव्यक्ति की दिशा में सेवा करने के अलावा। तो चौथा घर छत के बारे में भी है, किसी के सिर पर छत बनाना जो खुद छत बनाने में सक्षम नहीं है। चौथे घर में भृगु बिंदु का एक बहुत मजबूत घटक है। किसी की मदद कुछ पैसे से घर की मरम्मत करने में करना, इसकी अभिव्यक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है। किसी को घर के कुछ सामान देने में मदद करके उन्हें थोड़ा अधिक सभ्य जीवन जीने में मदद करना जहां वे हैं। गृहस्थ आश्रम शुद्ध बेहतर है, चौथे घर से भी संबंधित है। हमने विभिन्न वीडियो में यह भी बात की है कि गृहस्थ आश्रम मोक्ष की ओर आपकी आगे की यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आश्रमों में से एक है। गृहस्थ आश्रम के सभी अनुभवों से गुजरे बिना, जिसमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियां और मुद्दे हैं, आप वास्तव में मोक्ष की ओर अपनी आगे की यात्रा पर नहीं जा सकते। कारण यह है कि गृहस्थ आश्रम, जिसका प्रतिनिधित्व चौथा घर सातवें घर के अलावा बड़े पैमाने पर करता है, चौथे घर से संबंधित इतने सारे लोगों की जिम्मेदारियों और जरूरतों और भावनाओं और उथल पुथल की देखभाल करने के बारे में है, और इसलिए यह कोई आसान चीज नहीं है। गृहस्थ आश्रम अपना जीवन जीने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण आश्रमों में से एक है। तो चौथे घर में आपका भृगु बिंदु का मतलब यह हो सकता है कि आपके घरेलू जीवन में आपके सामने आने वाली विभिन्न चीजों की गिनती करने में सक्षम होना, फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति होना जो खुश है और जो नैतिक रूप से सही है, और जो उन रिश्तों की सेवा करने से पहले पलक नहीं झपकाता, महत्वपूर्ण है। हालांकि भृगु बिंदु का बड़ा संदर्भ दूसरों को उनका घरेलू जीवन स्थापित करने में मदद करना, दूसरों को अधिक आरामदायक जीवन जीने में मदद करना, दूसरों के सिर पर छत दिलाने में मदद करना है, और शायद एक छोटी सी हद तक यह किसी का घर स्थापित करने में मदद करने से भी जुड़ा है। तो अगर आप पाते हैं कि कोई कुछ चुनौतियों के कारण शादी नहीं कर पा रहा है, कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है या विकलांग है, जिसके कारण उन्हें जीवन साथी नहीं मिल पाता और वे अपना घर स्थापित नहीं कर पाते, दूसरों को उनका घर स्थापित करने में मदद करना भी उस दिशा में एक कदम है। सातवां घर रिश्तों की मरम्मत और रिश्तों को बरकरार रखने के बारे में अधिक है। रिश्ते को सामने लाने में मदद करना चौथा घर प्रतिनिधित्व करता है, और उसे प्रबंधित और स्थिर करने के लिए पांचवा घर 3 या 4 बहुत महत्वपूर्ण चीजों के बारे में है। यह तीसरे घर का तीसरा घर और 10वें घर का 9वां घर है। तो आपके कैरियर, आपके काम में बहुत सारी उथल पुथल 5वें घर के माध्यम से देखी जा सकती है। 5वां घर शक्ति और प्रभाव और शिक्षा का घर भी है। बड़े दर्शकों के सामने प्रदर्शन, बच्चे, जोखिम जो आप लेते हैं, सट्टेबाजी के निवेश जो आप करते हैं, यह सब 5वें घर से संबंधित है। तो इनमें से किसी की दिशा में काम करना, उदाहरण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना जो अपने काम या कैरियर में चुनौतियों से गुजर रहा है, कोई नियमित रूप से उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना या उन्हें कुछ कौशल प्राप्त करने में मदद करना। आप जानते हैं, अगर कोई छोटे प्रमाणन के कारण नौकरी नहीं पा सकता है जो उन्हें करने की जरूरत है, क्योंकि 5वां घर शिक्षा का घर भी है, तो किसी को कुछ शुल्क भी देना ताकि वे प्रमाणित हो सकें, ताकि उन्हें एक नियमित नौकरी मिल सके, ताकि वे योग्य के रूप में सामने आएं। 5वें घर का एक घटक है। यह बच्चों की सेवा करने के बारे में भी है।
न सिर्फ अपने बच्चों की बल्कि एक अनाथालय के माध्यम से बच्चों की सेवा करना, एक अनाथालय को पैसे दान करना ताकि बच्चों को शिक्षित किया जा सके। तब आप पांचवें घर के दोनों घटकों को एक साथ ला रहे हैं, शिक्षा और बच्चों की सेवा। पांचवा घर नौकरी में उथल पुथल का घर भी है, तो आपका उथल पुथल का सामना करना, आपका नौकरी में चुनौतियों का सामना करना, फिर भी नैतिक व्यवहार, नैतिक मूल्य बनाए रखना, डेटा में हेराफेरी न करना, गलत चीजें पेश न करना और नौकरी में अपने तरीके से हेराफेरी न करना भी पांचवें घर भृगु बिंदु से संबंधित है। छठा घर सेवा के बारे में है। सेवा का एक बहुत मजबूत घटक, बहुत मजबूत कन्या राशि की ऊर्जाएं, और यह बीमारी का घर भी है। यह दूसरों की सेवा करने का घर भी है, चाहे वे कुछ भी हों, चाहे वे मानव बिरादरी से हो या शायद पशु बिरादरी से। तो जानवरों की मदद करना, लोगों की मदद करना, दूसरों से चुनौतियों का सामना करने का घर, यहाँ तक कि वे लोग जो आपकी पीठ पीछे काम करते हैं, तो आप चुनौतियों का जीवन भर सामना कर सकते हैं। लोग आपकी पीठ पीछे काम करते हैं, फिर भी पलटकर किसी और की भी पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश न करना। एक ऐसे संगठन की मदद करना जो जानवरों की मदद करता है या जानवरों की देखभाल करता है, शायद ब्लू क्रॉस, शायद पेटा, जो भी आपके दिमाग में आए, जिसमें आप योगदान दे सकते हैं, चाहे पैसे से या सेवा से। बड़ा घटक पैसा नहीं बल्कि वास्तव में स्वयं को शामिल करना है, उस प्रयास में समय देना, सिर्फ पैसे या नहीं के बजाय। और यह बीमारों की सेवा करने के बारे में भी है, तो किसी को दवाइयाँ दिलाने में मदद करना, किसी की मदद करना या किसी संस्थान की मदद करना जो उन बीमारों की मदद करता है जो बीमार लोगों की फीस भरते हैं, उस दिशा में काम करना। या एक बीमारी को चुनना, शायद वे लोग जो कैंसर से पीड़ित हैं या शायद वे लोग जो टीबी से पीड़ित हैं, उस एक दिशा में या सामान्य तरीकों से मदद करना छठे घर के बारे में भी है। सातवां घर, जैसा कि मैंने पहले कहा, रिश्तों और रिश्ते को एक साथ लाने के बारे में है। यह सिर्फ एक प्रतिबद्ध रिश्ते में एक नियमित रिश्ता रखने के बारे में नहीं है, जो एक पुरुष महिला संबंध है, या एक रिश्ता, यहाँ तक कि अगर आप समलैंगिक अधिकारों और दूसरों को देखें, यहाँ तक कि वह रिश्ता, यह सिर्फ उसके बारे में नहीं है। यह रिश्ते में सच्चा होने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि एक दूसरे के क्या अधिकार हैं, एक दूसरे के बारे में क्या जगह है, और काम करना और सुनिश्चित करना और उन मुद्दों को अपने भीतर संबोधित करना जिन्हें आप महसूस करते हैं कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए चुनौती दी जा सकती है। हम एक रिश्ते को छोड़ने के लिए कई बहाने ढूंढते हैं, लेकिन आज हमारे पास पहले से अधिक बहाने हैं, और आज एक झटके में हम जोड़ों को टूटते हुए पाते हैं। एक दूसरे से बात नहीं करते, व्यक्तित्व के मुद्दे सामने आते हैं या अधिक भौतिकवादी खोजें सामने आती हैं, तो अपनी जरूरतों, अपनी इच्छाओं, अपनी चाहत के उस विशेष बोझ को छोड़ देना और हमारे बारे में सोचना, यह सोचना कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा मार्ग क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ रिश्ते में ही नहीं बल्कि एक टीम में भी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी संगठन में एक टीम में काम कर रहे हैं, तो विभाग के लिए क्या आवश्यक है, टीम के लिए क्या आवश्यक है, अपने लिए नहीं। और व्यवसाय में अगर आपके पास एक व्यावसायिक साझेदारी है, तो क्या साझेदार और आप दोनों के लिए अच्छा है, और यह नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ और जब मुझे वह मिल जाए जो मैं चाहता हूँ तो मैं अपने साझेदार को लेने दूं, व्यावसायिक साझेदार को लेने दूं। यह सातवें घर के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं है। और यह सिर्फ रिश्ते के बारे में नहीं है बल्कि साझेदार के अधिकारों, टीम के अधिकारों, व्यावसायिक साझेदार के अधिकारों के बारे में भी है, और सामान्य तौर पर किसी और हर किसी के बारे में। सातवां घर रोजमर्रा के आधार पर दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करने के बारे में भी है। यह लग्न के विपरीत घर है। अगर आप लग्न हैं तो रोजमर्रा के आधार पर जिस किसी का भी आप सामना करते हैं वह सातवें घर का प्रतिनिधित्व करता है। तो रोजमर्रा के आधार पर यह ध्यान में रखते हुए कि हर किसी का एक अधिकार है, हर किसी की अपनी जरूरतें हैं, हर किसी की अपनी इच्छाएं हैं, और इसलिए हमेशा दोनों पक्षों, आप और दूसरों के साथ न्याय करने में सक्षम होना, इसका मतलब है।
तो व्यवसाय में सिर्फ यह न देखना कि आप क्या चाहते हैं, आपकी कंपनी क्या चाहती है, आपके मुनाफे, बल्कि क्या आप वास्तव में दूसरों की दिशा में सेवा कर रहे हैं। एक ऐसा उत्पाद होना जो दूसरों की मदद करता है, एक ऐसी सेवा होना जो दूसरों की मदद करती है, और यह भी सुनिश्चित करना कि आपके साथी के साथ धोखाधड़ी न हो। 7वें घर की ऊर्जाओं के बारे में है। 8वां घर उथल पुथल, बाधाओं और परिवर्तन के बारे में है। तो कई बार 8वें घर में भृगु बिंदु का मतलब यह भी होगा कि आप स्वयं बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरते हैं और उसके माध्यम से आप कर्मिक ऋण छोड़ते हैं और आत्मा को उन्नत करने में मदद करते हैं। लेकिन 8वां घर दूसरों की मदद करने के बारे में भी है, जो स्वयं भी बाधाओं, उथल पुथल का सामना करते हैं। इसीलिए 8वां घर दूसरे लोगों के पैसे के बारे में भी है, तो दूसरों को लाभ पहुंचाने में मदद करना, दूसरों को कमाने में मदद करना, दूसरों की मदद करने में मदद करना, शायद करों पर बचत करना, लेखा परीक्षा में दूसरों की मदद करना, ताकि अगर कोई संगठन, आप जानते हैं, मदद की जा सके, चाहे वे नौकरियां बेहतर कर रहे हों, चाहे वे प्रक्रिया का बेहतर ढंग से पालन कर रहे हों, और उन सभी लोगों की मदद करना जो स्वयं उथल पुथल से गुजर रहे हों। कोई आग की घटना का सामना करता है, अपना घर खो देता है, कोई दुर्घटना से गुजरता है, सर्जरी की जरूरत होती है, कोई अंग प्रत्यारोपण की जरूरत रखता है, कोई किडनी स्टोन या ऐसी ही किसी चीज के लिए सर्जरी की जरूरत रखता है, जहां वे अपने जीवन में इस अचानक आई उथल पुथल का तुरंत सामना करने में सक्षम नहीं हैं। यही 8वां घर है। 8वां घर दूसरे लोगों के पैसे के बारे में भी है, तो दूसरों को पैसा कमाने में मदद करना, दूसरों के पैसे को अच्छी तरह से मदद करना, और किसी के पैसे से धोखा न देना, किसी और के पैसे पर नजर न रखना, 8वें घर के बारे में भी है। 8वां घर बहुत सारी रहस्यवाद और रहस्यमयता के बारे में भी है, तो कई बार इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप अचानक अपीलों से गुजरते हैं और आप बस समझ नहीं पाते कि उन्हें कैसे संभालें और निपटें। तो अधिक धैर्यवान होना, स्वीकार करना और प्रभु की इच्छा के प्रति अधिक विनम्र होना, बिना चिंतित हुए, बिना अवसाद में गए, बिना छोड़ना चाहे। 8वें घर के बारे में है। 9वां घर एक बहुत महत्वपूर्ण और कर्मिक स्थान है, क्योंकि यहाँ यह उस प्रारब्ध कर्म के बारे में भी है जो आप ढो रहे हैं। तो भृगु बिंदु इस जीवन के लिए प्रारब्ध कर्म के बारे में है, और इसलिए 9वें घर में भृगु बिंदु एक बहुत बहुत विशेष स्थान है। और 9वां घर पिता के बारे में भी है, यह आपके गुरुओं के बारे में भी है, यह लंबी दूरी की शिक्षा के बारे में भी है, यह लंबी दूरी की अन्य संस्कृतियों के बारे में भी है। लेकिन इसमें धनु राशि की ऊर्जाएं हैं, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में कुछ समय पहले भी कहा है। यह साहसिक होने के बारे में भी है, यह अधिक मौजमस्ती पसंद होने के बारे में भी है, यह सीमाओं से परे काम करने के बारे में भी है, लेकिन यह आस्था और विश्वास का घर भी है। तो सबसे महत्वपूर्ण है अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखना, अधिकार में रहने वाले सभी लोगों का सम्मान करना, खासकर पिता और गुरुओं का, आपके शिक्षकों का, जितना सीख सकते हैं सीखना और अपने शिक्षकों को श्रेय देना, उच्च शिक्षण की शिक्षण संस्थाओं के लिए कुछ करना, शायद स्थापित करना। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है, उन लोगों के लिए उच्च शिक्षण के लिए एक छात्रवृत्ति जो वास्तव में इसके लायक हैं, गुरुओं के लिए कुछ स्थापित करना। वे लोग जिनकी नौकरी खत्म होने के बाद वे अपनी सीख का उपयोग नहीं कर पाते, वे स्वयं के लिए जीवनयापन नहीं कर पाते, गुरुओं के लिए कुछ करना या अपने गुरुओं का उपयोग और भी उच्च शिक्षण के लिए कुछ संगठन स्थापित करने के लिए करना, पिता का सम्मान करना, पिता का आशीर्वाद लेना और अन्य संस्कृतियों के लोगों की मदद करना। अगर कोई लोग हैं जो किसी अन्य देश से आपके देश में आए हैं और वे मुसीबत में हैं, वे परेशानी में हैं, शायद दूतावास तक पहुंचना और कहना, मैं यहाँ मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई फंसा हुआ है, वे अपने टिकट वापस के लिए भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनकी मदद करूँगा, या मैं, आप जानते हैं, उनकी मदद करूँगा अगर उन्हें कानूनी परेशानियों में फंसना पड़े, उदाहरण के लिए। तो यह भी 9वें घर के बारे में है। साथ ही एक भाषा सीखना,
क्योंकि नवा घर तीसरे घर के विपरीत घर से भी जुड़ा होता है, जो संचार है। तो विपरीत संचार सीखने का मतलब एक विदेशी भाषा सीखना और उस विदेशी भाषा का उपयोग अपनी सीमाओं से परे काम करने के लिए करना है। यह उसके लिए भी है, साथ ही लंबी दूरी की यात्रा में लोगों की मदद करने के लिए भी। तो अगर आप किसी जगह यात्रा कर रहे हैं और आप वहां कोई गरीब व्यक्ति पाते हैं, या कोई आपके राज्य या शहर में कुछ दिनों के लिए भी आता है, अगर संभव हो तो उनकी मदद करना नवे घर का प्रतिनिधित्व करता है। 10वां घर शनि ऊर्जाओं का घर है, कर्मिक समानकारक। तो उस हद तक यह भृगु बिंदु के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका मतलब है कि आपका पूरा जीवन, आपका पूरा कैरियर उस दिशा में समर्पित होना चाहिए जहां आपका भृगु बिंदु स्थित है। तो पहचानना कि 10वें घर में आपका भृगु बिंदु क्या प्रतिनिधित्व करता है, यह किस क्षेत्र की ओर इशारा कर रहा है और 10वां स्वामी कहाँ स्थित है। तो वह एक बहुत मजबूत संबंध है जहां आप काम कर सकते हैं। और फिर यह एक बहुत मददगार बात है, क्योंकि आप अपने पूरे जीवन अच्छे कर्म जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप अपने भृगु बिंदु की दिशा में काम कर रहे हैं। तो कहिए उदाहरण के लिए एक भृगु बिंदु 10वें घर में है, लेकिन 10वां स्वामी चौथे घर में स्थित हो जाता है। तो आप किसी की अचल संपत्ति में मदद करते हैं, आप लोगों को जमीन दिलाने में मदद करते हैं, आप लोगों को घर बनाने में मदद करते हैं, या आप एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करते हैं जो किसी और के लिए घर बनाती है, या आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो उस सामग्री में मदद करती है जिसका उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता है, या आप घर की सजावट में मदद करते हैं, या आप किसी को वित्त पोषण या सूक्ष्म वित्त पोषण के माध्यम से अपने स्वयं के घर स्थापित करने में मदद करते हैं। तो वह सब जिसके माध्यम से आप एक घर स्थापित करते हैं या किसी को उनके घर की मरम्मत करने में मदद करते हैं। अगर किसी ने बाढ़ आग के कारण अपना घर खो दिया है, तो आप एक ऐसे संगठन तक पहुंचते हैं जो मदद करता है, और इसलिए आप पूरा जीवन या कम से कम अपने जीवन का कैरियर वाला हिस्सा भृगु बिंदु के क्षेत्र के लिए समर्पित कर देते हैं। यही 10वां घर प्रतिनिधित्व करता है। 11वां घर पूरी तरह से सामाजिक संपर्क के बारे में है। यह पूरी तरह से सामान्य समाज के बारे में है। इसमें कुंभ राशि की ऊर्जाएं हैं। कुंभ राशि की ऊर्जा समाज के बड़े सवालों और चुनौतियों को देखने के बारे में है, स्वयं के बजाय। 11वां घर छोटे संगठनों के बजाय बड़े संगठनों में काम करने के बारे में भी है। 11वां घर सामाजिक चुनौतियों, सामाजिक समस्याओं के बारे में भी है जिनका दुनिया सामना करती है। तो यहाँ यह आपके बारे में बिल्कुल नहीं है, यह आपके परिवार के बारे में नहीं है, यह आपके तात्कालिक आप जानते हैं दोस्तों या आपके बच्चों के बारे में नहीं है, यह बड़े सामाजिक नेटवर्क के बारे में है। तो बड़ी सामाजिक समस्याओं की दिशा में मदद करना, चाहे वह पर्यावरण की समस्या हो, चाहे यह आप जानते हैं कानूनों और नियमों और विनियमों की समस्या हो, या व्यावसायिक नीतियां या सरकारी नीतियां, तो सामान्य समाज की समस्या चुनौतियां, या स्वच्छता में, सफाई में, या लोगों की खाने की आदतों में, जो भी आप काम कर सकते हैं उस गुण को चुनकर और उसके साथ आगे बढ़कर और मदद और योगदान करना, यही 11वां घर प्रतिनिधित्व करता है। बहुत से लोग जो बहुत मजबूत 11वें घर वाले हैं, आप इन लोगों को पेटा के लिए या बच्चों के अधिकारों के लिए या समलैंगिक अधिकारों के लिए या पेरिस समझौते के लिए, या आप जानते हैं पर्यावरण की मदद के लिए या पानी के लिए प्ले कार्ड लिए हुए पाएंगे। तो ये वे लोग हैं जो हमेशा सामाजिक समस्याओं, बड़ी समस्याओं के सबसे आगे रहेंगे, शायद शहर के स्तर पर नहीं तो वैश्विक स्तर पर। तो आप उस दिशा में अपने भृगु बिंदु की पहचान करना और उसकी ओर काम करना 11वां घर प्रतिनिधित्व करता है। और अब आखिरी नहीं, बेशक आखिरी लेकिन कम नहीं, 12वें घर की ऊर्जाएं क्या हैं? 12वें घर में भृगु बिंदु का मतलब है कि अगर आप वास्तव में 12वें घर की ऊर्जाओं की दिशा में काम करने में सक्षम हैं, तो यह आपके मोक्ष का एक मौका है। तो वह एक मौका आपको दिया गया है, एक अवसर आपको दिया गया है।
बेशक और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आपको प्रकट करने की जरूरत है इससे पहले कि आपके पास मोक्ष का एक मजबूत मौका हो, क्योंकि आपका केतु कहाँ स्थित है, भृगु बिंदु का छठा घर कहाँ स्थित है, वह सेवा का घर है। यह सब आपको बताएगा कि आपके पास एक मजबूत अल्पकालिक मोक्ष है या नहीं। हालांकि 12वां घर पूरी तरह से उन लोगों के बारे में है जो समाज से बाहर हो रहे हैं। वे लोग जो अकेले हैं, जो शायद अस्पतालों में हैं, जो जेलों में हैं, जो कानूनी फीस वहन नहीं कर सकते, वे लोग जो अपने अस्पताल के खर्च वहन नहीं कर सकते, वे लोग जो रिपोर्ट बनाने का खर्च वहन नहीं कर सकते। आप जानते हैं, रक्त रिपोर्ट या कोई रिपोर्ट, और वे अस्पतालों के बाहर बैठे हैं क्योंकि वे उन फीस और रिपोर्टों का खर्च वहन नहीं कर सकते। वहाँ मदद करना, खुद को अस्पताल से जोड़ना और कहना, मैं शायद एक मरीज की फीस लूंगा जो गरीबों में सबसे गरीब हैं, शायद एक स्वास्थ्य छात्रवृत्ति बनाना और अस्पताल को 10,000 रुपए देने की पेशकश करना। लेकिन एक बेहतर सेवा है कुछ स्वास्थ्य देखभाल संगठन या शायद एक क्लिनिक के लिए एक स्वयंसेवक के रूप में कुछ समय समर्पित करना। साथ ही उन लोगों के लिए भी जो शायद जेलों में बंद हैं, भुगतान करने में सक्षम न होने की वजह से नहीं। वे आप जानते हैं, उनकी पैरोल फीस या जमानत की फीस, वे जेल में सड़ रहे हैं। कभी कभी गरीबों में सबसे गरीब, कई बार मामले बहुत मजबूत नहीं होते हैं, तो या तो ऐसे लोगों के माध्यम से या अस्पतालों में रहने वाले लोगों या फीस वहन न कर सकने वाले लोगों के माध्यम से मदद ढूंढें। दूसरी बात 12वें घर का आध्यात्मिक आयाम है, तो 12वां घर प्रभु की इच्छा के प्रति समर्पित होने के बारे में है। अपने प्रति निराश न होना। आप जीवन में उथल पुथल और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन एक भौतिकवादी दृष्टिकोण बदलने के बजाय हमेशा एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण का पीछा करना या अनुसरण करना, हमेशा कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना जो प्रभु ने आपको दिया है। वह आपका भृगु बिंदु है, आध्यात्मिक और स्वीकार करने वाला होना। 12वां घर बर्बादी और अतिरिक्त का घर भी है, तो नुकसानों का सामना करना, उस बर्बादी का सामना करना जो आपके जीवन में एक गलत निर्देशित नौकरी, एक गलत निर्देशित निवेश, एक गलत निर्देशित रिश्ते के माध्यम से आती है, लेकिन फिर भी उसका सामना करना, अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ और प्रभु की इच्छा के प्रति विनम्र होकर, और उसके माध्यम से अपनी आत्मा को उन्नत करना। तो दोस्त, यह सभी 12 घरों में भृगु बिंदु के बारे में है। यह सिर्फ एक झलक है। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं बाद में प्रत्येक घर पर एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। यह कैसे प्रकट होता है, नक्षत्र क्या हैं, इसके बारे में भी। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले नक्षत्रों के बारे में कुछ बिंदु, जिस भी नक्षत्र में आपका भृगु बिंदु स्थित है, उसके प्रति एक मजबूत व्यवहार होता है। कहिए उदाहरण के लिए, अगर यह मूल नक्षत्र है, 27 में से 19वां नक्षत्र मूल चुनौतियों की जड़ तक पहुंचने के लिए है। मूल राख से फीनिक्स की तरह उठने के बारे में भी है। मूल सब कुछ खो देने के बावजूद उससे बाहर आने में सक्षम होने के बारे में भी है। तो ऐसे लोगों की मदद करना, लेकिन नीचे और बाहर उन्हें फीनिक्स की तरह उठने में मदद करना मूल है। चुनौती की तह तक पहुंचना, अगर कोई समस्या का सामना कर रहा है तो सिर्फ पैसे या उनकी फीस न देना, बल्कि समझना कि वह व्यक्ति समस्या क्यों झेल रहा है। कभी कभी यह लत के कारण भी हो सकता है, जो 12वें घर भृगु बिंदु और 8वें घर भृगु बिंदु से भी संबंधित हो जाता है। और अगर वही मुद्दा है तो तह तक पहुंचना और पैसे देने के बजाय व्यक्ति को लत से बाहर आने में मदद करना। उदाहरण के लिए, अगर यह मघा नक्षत्र है, यह नेतृत्व के बारे में है। यह आपके पहले कदम आगे बढ़ाकर दूसरों की मदद करने के लिए स्वयं सेवा करने के बारे में है। अगर यह विपरीत लिंग के साथ कैसे व्यवहार करते हैं उसके बारे में है, उनके प्रति बहुत सम्मानजनक होना और अपने लिंग के बजाय विपरीत लिंग के प्रति अधिक सेवा करना। अगर यह अश्विनी नक्षत्र के बारे में है तो यह केतु सेवाओं या केतु संबंधित सेवाओं के बारे में भी है, क्योंकि केतु अश्विनी का स्वामी है और केतु दूसरों के लिए स्वयं को त्यागने, दूसरों के लिए जीने, दूसरे लोगों के कारणों के लिए जीने के बारे में है। अगर यह शतभिषा नक्षत्र है, शतभिषा उपचार सेवाओं के बारे में है।
यह 100 उपचारकर्ताओं की ऊर्जा रखने के बारे में है। तो शतभिषा उपचार दूसरों की सेवा करने के बारे में है। तो अगर यह छठे घर का शतभिषा है तो यह दूसरों की सेवा करने के बारे में है। आप जानते हैं यह उतना सरल हो सकता है जितना लोगों की एक हेयर कटिंग सैलून समारोह के माध्यम से मदद करना या कोई अन्य स्वच्छता संबंधी चीज जो आप दूसरों के लिए कर सकते हैं। लेकिन यह घरेलू स्तर पर उपचार के बारे में है, इसका मतलब एक बहुत प्राथमिक स्तर पर। लेकिन एक उच्च स्तर पर यह आध्यात्मिक उपचार भी हो सकता है अगर शतभिषा धन भाव से संबंधित हो जाता है। तो इसी तरह आप नक्षत्रों, घर के स्वामी घरों को स्वयं उससे संबंधित करते हैं जहां आपका भृगु बिंदु जाता है। तो इसे ध्यान में रखें और आप इसे आगे बढ़ाएं। और कृपया मेरे विस्तृत वीडियो की प्रतीक्षा करें जो प्रत्येक घर के लिए बाद में आ रहे हैं। लेकिन तब तक अपनी स्वयं की कुंडली में देखें, कोशिश करें और समझें कि आपका भृगु बिंदु क्या है, यह कहाँ रहता है, यह किस ओर इशारा कर रहा है। और अगर पहले नहीं तो कृपया आज ही उस भृगु बिंदु को प्रकट करने की दिशा में काम करना शुरू करें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कृपया इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मेरे साथ एक व्यक्तिगत परामर्श की तलाश में हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, लिंक नीचे दिए गए हैं। किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ यह आपका दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। चाओ।